और मैं चाहूँगा कि आज का द्वितीय सत्र शुरू करने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर भारद्वाज जी, कुसुम भारद्वाज जी, आयुर्वेदाचार्य, होम्योपैथिस्ट, आहार यज्ञ योगाहारी सदस्य हैं और दिल्ली से हैं आप। नहीं कि हम नहीं कहेंगे दिल्ली से हैं, आप भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। रोगों के कारण और उनसे बचाव कैसे हो, आप मार्गदर्शन देंगी और लगातार मार्गदर्शन देंगी। जैसा आदरणीय मुकेश रघुवंशी जी ने कहा है कि हम जो है व्यवहार परिवार को, समाज को ठीक करके ही दम लेंगे। हम हर हालत में पूरा योग कराएंगे। इसी प्रकार से आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी भी कमर कस के तैयार हैं कि हम भी किसी भी शरीर में किसी भी व्यक्ति का कोई रोग नहीं रहने देंगे, चाहे हमको कितने दिन भी मार्गदर्शन देना पड़े। आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं और सबके लिए जो है हमेशा मार्गदर्शन करती रहती है, चिंता करती रहती है। मरीज चिंता नहीं करता है, लेकिन डॉक्टर चिंता करता है और समाज के लिए समर्पित है आपका पूरा समय। इसलिए आपके लिए प्रणाम और आपका आमंत्रण। आप संभालें, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम गुरु सत्ता को प्रणाम करती हूँ। अब जैसा अभी इतनी देर तक मुकेश भाई साहब ने बताया, अपनी कमर सीधी कर लीजिए और ध्यान लगा लीजिए आज्ञा चक्र पे और ओंकार बोल लीजिए 3 बार। अधिक समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः। चलिए, चर्चा अभी बहुत हो गई कि हम स्वस्थ कैसे रहेंगे योग से, और क्या जानकारी होना चाहिए। विषय तो मैंने कल दे दिया था कि रोगों के कारण और उनसे बचाव। तो रोग होते ही क्यों हैं और कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं, यही जानकारी हमें, इसका कारण हमें जानना बहुत आवश्यक होता है। कारण क्या है? हम योग के लिए जितनी बीमारियां फैली हुई थी, जितने हॉस्पिटल सब बन रहे हैं, जितना ज्यादा प्रचार प्रसार दवाइयों के लिए हो रहा है, किंतु प्रकृति ने जो भी प्रकृति करती है वो सब हमें सुधारने के लिए करती है। कोरोना भी आया, प्रकृति ने चांटा लगाया बहुत जम के, और उसके बाद में हमारे परम आदरणीय महाराज जी, रामदेव बाबा, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज, उन सबको मैं नमन करती हूँ, और उसके साथ में हमारे नेता मोदी जी, इन सबों ने मिलके जो इस योग को का इस प्रकार से प्रचार प्रसार करवाया है और पूरे दुनिया भर में इसके लिए एक दिन बना दिया, और वो दिन बनाने के साथ साथ वो जागृति आ रही है कि प्रतिदिन ही उसे करना है। तो देखिए, रोग तो बहुत प्रकार के होते हैं और रोग के कारण भी बहुत अधिक हैं। उस विषय पर हम डिटेल में किसी और दिन जाएंगे। आज मैं जितनी देर अभी मुकेश भाई का भी जो सारी बातें सुनी, और मैं भी उन्हीं बातों का समर्थन करती हूँ, वही मैं जान रही थी। योगाहार से भी मैं इतना 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि इतना सब करने के बाद भी हमारा
जो योग और आसन की जो विधि है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। उसके लिए जानकारी किस बात की चाहिए, किससे करते हैं हम योग? योग कर रहे हैं हम अपने शरीर से, अपने मन से, अपने मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि से, और हमें जितनी जानकारी हमारे महाराज जी ने दी है उस सब से। किंतु उसके पहले आप लोग गाड़ी चलाते हैं, नई कार खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, नई स्कूटी खरीदते हैं, इवन घर में भी कोई भी महिलाओं के द्वारा नई मशीनें जो भी खरीदी जाती हैं, उसके लिए क्या किया जाता है? पहले उसका मैनुअल लेते हैं और उसका मैनुअल लेके उसकी सारी तौर तरीके कि किस प्रकार से उसको इंस्टॉल करना है, किस स्पीड में चलाना है, किस तरीके से उसका उपयोग करना है, कितनी देर रखना है, कितनी देर बंद कर देना है, कितना करंट उसमें आएगा, कितनी देर तक करंट देना है, कितनी देर मिक्सी को ऑन करना है, उसके बाद में 2 मिनट के बाद में बंद कर देना है, लाइक दैट। मतलब बहुत सारी बातें हैं जो आप सब जानते हैं, केवल मैं संदर्भ इसलिए दे रही हूँ कि ध्यान उस तरीके से जाए। और फिर उसके साथ जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सबसे पहले क्या सावधानी दी जाती है? सबसे पहले कुछ भी मशीनें चलाएं, यंत्र को, किसी भी यंत्र को चलाएं तो सबसे पहले की सावधानी बताई जाती है कि इसे रोक कब देना है, इसमें ब्रेक कब लगाना है। क्योंकि ब्रेक लगाना यदि नहीं आया तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और यही बात है हमारे इस यंत्र के साथ। कौन सा यंत्र? हमारा शरीर। हमारा शरीर भी केवल और केवल एक मशीन है, और उस मशीन को चलाने वाला जो ड्राइवर है वो है हमारा मन, और उससे भी ऊपर है हमारी आत्मा या हमारी बुद्धि, या वो जीव तत्व जो कि दिखाई नहीं देता है। वो आत्मा, वो मन दिखाई नहीं देता है, किंतु कंट्रोल वही करता है, सब कुछ कंट्रोल वही करता है। और इसलिए उसको सही कर लेना बहुत आवश्यक है, ड्राइवर को सही कर लेना बहुत आवश्यक है। और ड्राइवर सही होता है, उसी के लिए ये योग हम करते हैं। कि अभी परसों उस दिन जो भी 2-3 दिन पहले हमारे दादाजी ने योग योग क्या है, किस प्रकार से चित्त का निरोध करना है, मतलब हमें नेगेटिव कहाँ तक रोक देना, अपनी आत्मा को, अपनी मन को, अपनी बुद्धि को कहाँ ले जाके रोक देना है, और किस किस सीढ़ियों से किन सीढ़ियों पे चढ़ के पहुंचना है, कौन सी सीढ़ियों से चलना है, तब जाके हम वहां पर पहुंचेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं, जब तक हम इनको अपने आप में ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जब तक हम उसको खुद उसके ऊपर व्यवहार नहीं करेंगे, उसको हम अपने जीवन में या हमारे मन मस्तिष्क में प्रैक्टिकल रूप में नहीं लाएंगे, तब तक उसका फायदा नहीं होगा। तो भगवान ने भेजा ही है हमारे, मैं जिस चिकित्सा पद्धति की मुख्य रूप से चिकित्सक हूँ, उसके साथ तो मैंने सारी चिकित्सा पद्धतियों का बेसिक सभी कुछ पढ़ा है। किंतु हमारे होम्योपैथी में सबसे पहले जो जनक हैं डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, उन्होंने भी गीता की वही बात बोली है। सबसे पहले उन्होंने चिकित्सकों को ये शिक्षा दी है कि आपको आपके पास आने वाले व्यक्ति जो रोगी है उसको उस सीमा तक स्वस्थ कर देना है जिस हालत में, जिस दशा में ईश्वर ने उसको भेजा है, यानी प्रकृति ने हमें स्वस्थ अवस्था में भेजा है। और किस लिए भेजा है? आपका मन मस्तिष्क, मनुष्य को ही वो बुद्धि दी है कि वो कर्म करे, और कर्म करके इस दुनिया में उसके लिए जो काम नियत है वो काम अच्छी तरीके से स्वस्थ मस्तिष्क के साथ, स्वस्थ शरीर के साथ पूर्ण करके अपने उद्देश्य को पूर्ण, अपने जीवन जीने का उद्देश्य को पूर्ण करके और फिर मेरे पास आना है। तो चिकित्सकों को ये बहुत बड़ी ड्यूटी दे दी है ईश्वर ने। वो बहुत सौभाग्यशाली है जो चिकित्सा विभाग में पहुंच गए, किंतु वो सौभाग्यशाली, उनका सौभाग्य तभी सार्थक होगा जब वो उस उद्देश्य को पूरा करें। प्रभु की कृपा से जितना भी चल रहा है, तो अब बात ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मैंने आज जब रोगों का कारण और ये जब रात को विषय सोचा था, परंतु ये जब देख के मुझे ये समझ में आया कि अभी हम जो योग आसन कर रहे हैं उसमें क्यों, किस तरफ
पैर मोड़ना है, किस तरफ गर्दन सीधी रखना है, कौन से आसन में क्या करना है, क्या नहीं करना। इस सब के लिए हमें किस बात की जानकारी, जैसे मैंने अभी जो गाड़ी का आपको उदाहरण दिया, इसीलिए कि ये जो मशीन है, इस मशीन के बारे में आपको पहले पूरी जानकारी होना चाहिए। और ये मशीन, ये यंत्र, ये हमारा शरीर जो है वो है, इतनी बड़ी इसमें केमिस्ट्री है, इतनी बड़ी इसमें केमिस्ट्री लैब है, इतनी बड़ी इसमें फिजिक्स की लैब है, इतना बड़ा इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कारखाना है, इतना बड़ा इसके अंदर पंप हाउस है, वाटर पंप हाउस है। मतलब सारी जो सिस्टम बाहर हैं जिनके कारण हमारा दैनिक जीवन सुचारू रूप से चलता है, वो सारी सिस्टम हमारे इस शरीर के अंदर है, और उसके ही बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। कहाँ हमारा स्केलेटल सिस्टम है, कहाँ हमारा ब्रेन है, किस प्रकार से काम करता है, हमारी हड्डियां, हमारे मसल्स, हमारे सेल्स, हमारी नाड़ियां किस प्रकार से काम करती हैं, यही मैनुअल हम अपने ही शरीर का मैनुअल नहीं जानते हैं। और यही कारण है कि हम इतने इतने सालों तक योग आसन करते रहते हैं या करते हैं। और कई, जरूरी नहीं है कि अभी मैं अपने योगाहारी परिवार के सदस्यों के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप ये ना समझिए, ये तो सभी तरफ है, चारों तरफ है। तो इसलिए क्या जानना जरूरी है कि हमारा शरीर बना कैसे है, और हमारा शरीर काम कैसे करता है, क्रिया कैसे करता है, कैसे हमारा मस्तिष्क काम करता है, कैसे हमारी सारी सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारी सिस्टम कैसे काम करती है, ताकि हम कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम करेंगे तो किस प्रकार से फायदा होगा, और किस प्रकार से गलत करेंगे तो क्यों नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरा बहुत दिनों से, पहले भी मैं एक दो बार चर्चा कर चुकी हूँ, और हमारे दादाजी ने ब्रेन वगैरह के बारे में भी जब भी वो बताते हैं तो देखिए वो बताते ही हैं, और ये बहुत जरूरी है उसकी जानकारी। तो मैं आज थोड़ा सा बहुत मोटे मोटे रूप में, बहुत बारीक में तो नहीं जा सकते हैं, समय की कमी होती है, किंतु फिर भी मोटी बातें सीख सकते हैं हम, ताकि हम अपने आप को सही तरीके से योग और प्राणायाम या आसन कर सकें। चिकित्सा की कोई भी पद्धति हो, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, जितनी भी चिकित्सा की पद्धतियां हैं, उसमें जब कोई भी स्टूडेंट जाता है तो सबसे पहले 1 साल तक केवल और केवल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की पढ़ाई होती है। 1 वर्ष तक कोर्स ये होता है कि पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, हमारे आदरणीय जितने भी योगाचार्य हैं, जो योग की, जिन्होंने पूरा 3 साल या 1 साल की जो शिक्षा ली है, वो सब इस बात को जानते हैं कि सर्वप्रथम हमें अपने शरीर के अंदर की रचना और शरीर के अंदर की कार्य प्रणाली कैसे चलती है उसको जानना आवश्यक है, तभी ना हम आगे करते हैं। तभी जब कुछ विकृति आती है, जिसको कहते हैं पैथोलॉजी, जब कोई विकृति आती है तब हम तभी उसको समझ सकते हैं, जब हमें नॉर्मल बातें मालूम हो। तो मैं थोड़ा मोटे रूप में अपने शरीर की रचना के बारे में और फिजियोलॉजी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी। मोटे रूप में बता नहीं सकते, बहुत बारीक तो एक इतना कम समय में नहीं हो सकता। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप ये जानिए, और जो हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे साइंस के हमारे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी से मतलब हमारे जो भाई लोग हैं, योगाचार्य जो सब हैं, बहनें भी हैं, और उन्होंने पढ़ा ही होगा, वो से जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं रहते हैं, तो बायोलॉजी में वो सब बेसिक बातें तो पढ़ते हैं। हो सकता है हमारे यहाँ सब, और चिकित्सक भी हैं हमारे इस ग्रुप में, तो उन्हें भी इस सब की जानकारी होगी। किंतु फिर भी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने उस विषय में नहीं कोई जानकारी है, या बहुत से भाई भी हैं जो अलग उसमें पढ़ते हैं, तो थोड़ी सी मोटी मोटी बातें उनको जानकारी मिले, ये मेरा उद्देश्य है। अब हमारा शरीर बनता किससे है? सिंगल एक सेल से। एक सेल से बनना शुरू होता है जब गर्भ में फिटस आता है, जब गर्भ में बच्चा आता है, तो स्पर्म और ओवम दोनों मिलके एक सेल बनाते हैं, और वो एक सेल फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस विधि से बढ़ते हैं, और धीरे 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 वो सब अंग बनते जाते हैं। पूरी सिस्टम इतनी माइन्यूट है, वहां पर भी 3 प्रकार की लेयर्स होती है, मतलब 3 प्रकार की तह होती है। उस 3 प्रकार की लेयर्स में एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, इस प्रकार से, और उसमें फिर कौन सा अंग किस लेयर से बनेगा ये भी निश्चित है। उसके बाद जब 2 महीने, दूसरा महीना आ जाता है, तब वहां पर आत्मा का प्रवेश होता है।
तब वहां पर हार्ट बीट चालू होती है, और जब से हार्ट बीट चालू होती है उसके बाद हमारे मृत्यु पर्यंत तक वो हार्ट बीट बंद नहीं होती। गर्भ में जब बच्चा रहता है तब लंग्स चालू नहीं होते हैं, लंग्स चिपके हुए होते हैं, और सारा फीडिंग, सारा जो पोषण है वो माँ के गर्भ से, माँ के अम्बिलिकल से या नाभि से मिलता है। चलिए वो बात अलग है। तो वहां से इस प्रकार सेल से जब बनने के बाद में 9 महीने में जब बालक पूरा बनता है, उस समय तक उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, 300 बोन्स, 300 हड्डियां उसके शरीर में होती है। और जब आफ्टर बर्थ मतलब जन्म ले लेने के बाद आगे आगे जैसे जैसे वयस्क होता है वैसे वैसे वो हड्डियां जुड़ती जाती हैं, और 206 हड्डियां रह जाती है एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में। अब ये हड्डियां कैसे जुड़ती है? जोड़, उतने शरीर में जोड़ है। तो हड्डियां कैसे डिवाइडेड हैं? ये पूरे चेहरे में, पूरे कपाल में और चेहरे में मिला के 22 हड्डियां होती हैं। 14 हड्डियां चेहरे पे होती हैं, 8 हड्डियां सिर में होती हैं, सबके अलग अलग शेप होते हैं। उसके बाद में एक हाथ में, दूसरे हाथ में 30-30 हड्डियां होती हैं, एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, इसी प्रकार से पैर में 30 और दूसरे पैर में 30। फिर ये जो हमारी गर्दन है, सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन ये हमारे गर्दन का है, क्योंकि सब कुछ आप सुन चुके हैं इतने दिनों तक कई बार कि सारा कुछ काम कहाँ से होता है? ब्रेन से। अब यहीं से सब संवेदना जाती है, यहीं से सारे ऑर्डर्स जाते हैं, यहीं पर सारी सूचनाएं आती हैं। हमारे शरीर के सब अंगों से पहले जब कुछ भी काम करने की जब इच्छा होती है तो पहले यहाँ से सूचना आती है कि ये काम करना है, और उसके बाद वहां से ऑर्डर होता है कि हाँ ये काम कर लेना है या नहीं करना है। वो सब भी डिपेंड करता है आपकी अंदर की बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर, इच्छा के ऊपर। वो बहुत सारा, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारा वो लिस्ट है, हम वहां उतने पे नहीं जाएंगे। हम अभी मोटी बात में केवल मैं आपको हड्डियों के बारे में बता रही हूँ। तो ये इतनी बोन्स जो है बाद में जुड़ के, जैसे रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती हैं और बाद में जुड़ के वो 26 रह जाती हैं। तो जो नीचे का पोर्शन है, कमर के नीचे का, जिसको सैक्रम बोलते हैं, वहां पर 5 हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। सिर में 8 हड्डियां होती हैं जो कि उस ब्रेन को सुरक्षित रखती है। अच्छा, अब ये हड्डियां क्या काम करती हैं? जितने भी हमारे अंदर के वाइटल ऑर्गन्स हैं, मतलब जीवन देने वाले जो अंग है, सबसे पहले ब्रेन है, फिर हार्ट है, फिर लंग्स है, फेफड़े हैं, फिर पेट है, स्टमक है, फिर इंटेस्टाइन्स है, फिर किडनी है, फिर यूट्रस है, फिर जेनिटल ऑर्गन्स हैं, ये सारी है। तो इन सबको सुरक्षित रखना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ऑफिसर्स हैं हमारे शरीर के अंदर, महत्वपूर्ण पोस्ट पर बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, जिनके किए काम किए बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता। हार्ट, ब्रेन, लंग्स, इन सब का महत्व आप लोगों को मालूम है। इसलिए इन ऑफिसर्स को सही तरीके की खुराक देना, इनको सही तरीके से इनके साथ व्यवहार करना, और इनकी जितनी भी समय वो उस वहां रहने वाले हैं उनको वहां सही रूप से सारी सुविधा देना, ये कर्तव्य है दूसरे उनका। तभी वो सही तरीके से काम कर सकेंगे और इस मशीन को चला सकेंगे। फिर मन है जो कि ड्राइवर है। तो यहाँ वो मन, वो बुद्धि, वो ब्रेन और ये सारे ऑफिसर्स, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स, ये सही तरीके से आपस में मिलके काम करते हैं, अलग अलग नहीं करते कि भाई हार्ट अलग जा रहा है, लंग्स अलग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद भी सब जुड़े किससे हैं? प्रधानमंत्री से, मतलब यहाँ ब्रेन से। अब तो ये हो गया हड्डियों के बारे में, आगे और बता देती हूँ। फिर यहाँ 2 कंधे की हड्डियां, जिसको बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तब उसको बोलते हैं यहाँ हंसली कहीं बिगड़ जाती है, हंसली वो इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े ना उठाए, नहीं तो ये उनकी ये वाली हड्डी खिसक जाती है या। अच्छा, ये जो हड्डियां होती 2 प्रकार की, एक तो कड़ी हड्डियां होती है। कड़ी हड्डियां कहाँ होती है? ये सारे जो बाहर के अंग हैं, और इन सब अंगों के बीच में जो जोड़ है, उस जोड़ के बीच में नरम हड्डियां होती हैं, जिसको कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में कार्टिलेज, या नरम हड्डियां, या उपास्थि बोलते हैं उसको हिंदी में। तो ये नरम हड्डियां जो क्या काम करती हैं? जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे, जितने भी जोड़ हैं शरीर के, उन सबके बीच में ये नरम हड्डियों की एक परत होती है, ताकि वो जो बड़ी हड्डियां हैं वो जब आपस में जुड़ती हैं तो वो किसी प्रकार से उनका नुकसान ना हो, क्षरण ना हो।
जो घुटनों का दर्द हो रहा है, जो ये शोल्डर का दर्द हो रहा है, जो हिप बोन का दर्द हो रहा है, वो इसी कारण होता है, क्योंकि वहां की जो ये कार्टिलेज जो है वो खराब हो जाती है। वो कार्टिलेज क्या है, स्पंज के समान होती है। जब आप जानते हैं आप लोग कि बहुत पुराना, जब स्पंज बहुत पुराना हो जाता है या उसको गलत तरीके से उपयोग किया जाता है तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी के भी जो 33 हड्डियों के बीच में, हर हड्डी के बीच में वो उपास्थि या वो कार्टिलेज की लेयर होती है। और उसके साथ अब ये सारे जॉइंट्स में वो कार्टिलेज की लेयर होती है, उसके साथ साथ एक लुब्रिकेटिंग जूस होता है, एक लिक्विड होता है, जो उसको लिक्विड के कारण वहां पर वो लचीलापन बना होता है। आप लोगों ने सुना होगा घुटनों के दर्द के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं डॉक्टर कि पानी सूख गया है आपका, पानी सूख गया है, यानी वो जो लिक्विड है, वो जो लचीला पदार्थ है जो ऑयली रहता है, वो ऑयली होता है, वो खत्म हो जाता है तो मशीन। जितने इसको हम शुरू से, आरंभ से अगर हम इसकी सर्विसिंग अच्छी तरीके से करते रहेंगे, दिमाग से, सोच से लगा के शारीरिक क्रियाओं तक अच्छी तरीके से करते रहेंगे तो लंबे समय तक चलेगा और उसके सारे अंग सुचारू रूप से अधिक उम्र तक अच्छे से काम करते रहेंगे। और अगर हमने इनकी समय समय पर सर्विसिंग नहीं की तो वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 40 साल के बाद, 50 साल के बाद बहुत सारे अपने आहार में, अपने रहन सहन में, अपने सारी क्रियाओं में बहुत अनुशासन से रहना चाहिए, तभी हम लंबा जीवन जी सकते हैं। लंबा जीवन वो तो खैर निश्चित है कि ऊपर वाले ने, ईश्वर ने जितना दिया है उतना ही जिएंगे, उसने फिक्स कर रखा है। सारी बातें हमको मालूम है, बच्चे का जन्म कब होगा, बच्चे का विवाह कब होगा, बच्चे का आगे के सारे काम कम होंगे, ये हमें सब पता होता है। हम सब एक टेंटेटिव टाइम का आइडिया लगा लेते हैं, बस यही बात नहीं पता है कि हम चले कब जाएंगे। तो चले तो जाना है एक दिन, परंतु स्वस्थ जाना है। जैसे हमको स्वस्थ भेजा है वैसे ही स्वस्थ हमें जाना है, बिना परेशान हुए। इसलिए इस यंत्र की, इस मशीन की समय समय पर सर्विसिंग सही तरीके से करना आवश्यक है। और जब हम तभी कर सकेंगे जब हमें इसके बारे में, इसके अंदर जितनी भी क्रियाएं चलती है वो सब जब हम जान लेंगे। अब आ गया ये गर्दन, क्योंकि यहीं से सारी नस नाड़ियां जाती हैं, संवेदना देने वाली। ब्लड सर्कुलेशन तो हार्ट से होता है, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ हार्ट से होता है, मतलब हृदय से होता है, परंतु उसका भी ऑर्डर मिलता है यहीं से, ब्रेन से। अब इस गर्दन से सारी वो नाड़ियां जो संवेदना ला रही हैं, जो समाचार ला रही हैं और ऑर्डर दे रही हैं, वो जाती हैं, सारी नस नाड़ियां जाती हैं, सारी सिस्टम जो है वो यहीं से चलती है, क्योंकि ब्रेन यहाँ पर है। अब वो जब, इसलिए कहा जाता है कि गर्दन को बहुत अधिक संभाल कर रखना है। जो भी हम गर्दन की आसन भी करते हैं, जो भी हम मूवमेंट करते हैं, बहुत धीमे, बहुत आसानी से करना है, अदरवाइज ये जो सारा स्पॉन्डिलाइटिस का जो झगड़ा है वो यहीं से होता है। अब ये रीढ़ की हड्डी जो 33 हड्डियों में है, ये बाद में 26 रह जाती है। उसके बाद 24 हमारी यहाँ पसलियां हैं, 12 इधर 12 इधर, 10 पसलियां आपस में सामने और पीछे जुड़ी रहती है, पीछे रीढ़ की हड्डी की तरफ से जुड़ी रहती है, और सामने एक वो एक बोन होती है यहाँ पर कार्टिलेज के रूप में, स्टर्नम बोलते हैं उसको, उससे जुड़ी होती है। और नीचे की 2 पसलियां जो है वो खुली रहती है, वो पीछे से जुड़ी रहती है, परंतु सामने से उनका भाग ऐसा खुला रहता है। ये सब ऐसी बनावट का बहुत बड़ा अर्थ है। भगवान ने ऐसे ही नहीं बना दिया है सबको कि शरीर में कि भाई 2 आंखें दे दी, वो ऐसा दे दिया जाए। हालांकि कोई भी एक समान नहीं है, किंतु अंग सबके पास है, इंटरनल अंग भी है, बाहरी अंग भी है सबके पास। हालांकि कोई भी एक समान नहीं है, न दिमाग से, न शरीर से, न मन से, न बुद्धि से, न शारीरिक ऊपर से दिखने वाली रचना से। तो अब ये जो 24 पसलियां जो होती हैं, इसके अंदर क्या सुरक्षित है, हमारे लंग्स मतलब फेफड़े, और हमारा हृदय यानी हार्ट। उसके बाद आ जाता है नीचे पेट। अब ये जो कहा जाता है, मैंने धृष्टता करके कल मुकेश भैया, सॉरी वेरी सॉरी, अशोक भैया को बहुत दिनों से सोच रही थी, और भी लोग हैं जो गलत, परंतु अशोक भैया की इतनी बड़ी तारीफ है कि हमेशा वीडियो ऑन करते हैं और हमेशा पूरे काम बहुत लगन से करते हैं। यज्ञ की बात हुई, उन्होंने यज्ञ करना चालू कर दिया, जैविक की बात हुई, उन्होंने जैविक शादी कर ली, सब कुछ, मतलब वो बहुत लगन से सब कुछ करते हैं। इसलिए मुझे बहुत दिनों से मन था कि मैं उनको बोलूं कि आप जो प्राणायाम, अनुलोम विलोम करते हैं उसमें आपकी गर्दन गलत तरीके से होती है। मुनीलाल भाई साहब ने भी शायद बोला है, जो भी है। तो खैर,
तो क्या होता है कि यहाँ पर दो नलियां हैं। कौन सी नली? एक श्वास नली और एक अन्न नली, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं और जिसको इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस अर्थात अन्न नली और ट्रेकिया अर्थात श्वास नली, वो यहीं से जाती है, एक दूसरे के पीछे रहती है। अब जब हम अगर श्वास लेंगे और गर्दन को पीछे ले जाएंगे तो क्या वायु सही तरीके से जाएगी? नहीं। क्या निकलेगी? नहीं। और अब जब भोजन करते हैं तब भोजन करते समय बात करने के लिए जो मना करते हैं या मुंह बंद करके भोजन करते हैं, क्योंकि अन्न श्वास नलिका सामने है और अन्न नलिका पीछे है। श्वास नलिका के ऊपर एक पर्दा होता है। जब हम कुछ खाते हैं और जब गुटकते हैं, जब निगलते हैं, तो ये पर्दा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और फिर वो भोजन नलिका में चला जाता है। अब ये यहाँ से चला, दोनों चीजें नीचे, श्वास भी और भोजन भी। तो यहाँ जो ये नलिकाएं हैं दोनों, इसमें किस प्रकार की हड्डियां होती हैं? वही कार्टिलेज की ये बनी होती है, मतलब नरम वाली हड्डियों से ये बना होता है, और साथ में मसल्स, मांसपेशी। हड्डियों की बात पूरी कर देते हैं, उसके बाद में मांसपेशी पे आ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये 12-24 पसलियां हो गई। उसके बाद में जो नीचे के जो सारे अंग हैं, मतलब जितनी भी क्रियाएं होती है उस सब के जो अंग है, उन सब के आसपास एक प्रकार का पर्दा चढ़ा रहता है जो इनको सुरक्षित रखता है, और उसके साथ में ये हड्डियां होती हैं। तो फिर यहाँ पे पेल्विक बोन, मतलब यहाँ कूले में भी हड्डियों का पूरा एक ऐसा ढांचा होता है पूरा, और उसको वहां पर ये जो जांग है, उस जांग की में जो ऊपर की हड्डी है, जांग में भी और हाथ में भी, इसको बोलते हैं ह्यूमरस, इसको बोलते हैं फीमर। इसकी रचना कैसी है? इसकी रचना जो ऊपर की, ये जो हड्डियों का जो ऊपरी जो सिरा है वो ऐसा गोल होता है, और जो कंधे की हड्डी है वो ऐसा इस प्रकार से उसका खांचा होता है। तो ये इस प्रकार से घूमती है, इसीलिए हमारा कंधा हम हाथ घुमा सकते हैं, और इसीलिए हमारा ये कूल्हे में इसी प्रकार की रचना होती है, तो वो हम घुमा सकते हैं। अब इस सबके बीच में कार्टिलेज होता है, नरम हड्डी होती है, सबके बीच में लुब्रिकेटिंग जूस लिक्विड होता है। तो अब जब इनको हम गलत तरीके से करते हैं, तो ये जो पोजीशन है, ये जब गलत तरीके से घूमेगी तो एक समय आएगा जब धीरे धीरे यहाँ की कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो जाएगी, मसल्स जो है वो डैमेज हो जाएंगी, और फिर हमें दर्द होने लगता है। फ्रोजन शोल्डर का भी कारण यही है, और हिप बोन का कारण भी यही है कि इसका मूवमेंट जो है गलत होता है, इसे सही करना है। फिर ये हड्डियां हो गई। उसके बाद पैर में आ जाते हैं। सबसे लंबी हड्डी पैर की है फीमर, मतलब जांघ की हड्डी, और उसके बाद पिंडलियों में दो हड्डियां होती हैं, इधर भी दो, इधर भी दो। फिर नीचे कलाई में नीचे आपके टखने में 7 हड्डियां होती हैं, और उसके बाद में उंगलियों में भी इतनी 14 हड्डियां होती है। यानी इस प्रकार से हड्डियों की रचना है, जो सब मिला के 206 हड्डियां हमारे शरीर में है, और वो सब मिलकर काम करती हैं। अब वो आपस में जो जोड़ है, वो जोड़ किससे बनते हैं? उसके बाद में फिर क्या है कि मसल्स, मांसपेशियां। मांसपेशियों में स्ट्रेच देना है। योग का या एक्सरसाइज का असली उद्देश्य मांसपेशियों को हमेशा खींच के रखना है, स्ट्रेच देना है। तो खींच के रखने से इनकी इलास्टिसिटी बनी रहती है, और इनकी इलास्टिसिटी बनी रहना आवश्यक है, तभी हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। अब मांसपेशियां भी 2 प्रकार की होती हैं। एक हो गई हमारी ये बाहरी मांसपेशियां, जिसको कहते हैं ऐच्छिक मांसपेशियां। अपनी इच्छा से हम चला सकते हैं उनको। हमारा इच्छा हुई हमने हाथ घुमा दिया, हमारी इच्छा हुई हमने हाथ मोड़ लिया, हमारी इच्छा हुई हम चल दिए, नहीं हुई तो बैठ गए, लाइक दैट। मतलब मांसपेशियां जो ऐच्छिक हैं, जो हमारी इच्छा से चलती हैं, और एक मांसपेशियां इंटरनल जो होती हैं वो अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक मांसपेशियां सारे वाइटल ऑर्गन्स में होती हैं, हमारे ब्रेन में, हार्ट में, लंग्स में, स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में, किडनी में, ब्लैडर में, इन सब में अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। मतलब वो हमारी इच्छा से नहीं चलती, वो अपनी इच्छा से चलती हैं। वो हृदय की इच्छा से चलती हैं, वो फेफड़ों की इच्छा से चलती हैं, वो ब्रेन की इच्छा से चलती हैं। ब्रेन ही है जो उन मांसपेशियों को चलाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उनको अपनी इच्छा से चलाएंगे तो वो तो फिर काम सब बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब वो कैसे चलती हैं? उनकी गति क्या है? उनकी गति है धीमी, वो धीमे चलती हैं। उनको अगर आप तेज चलाएंगे तो वो थक जाएंगी। पहली बात, वैसे तो उनका नेचर है कि वो थकती नहीं है,
परंतु बिना थके उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करने से फिर वो धीरे धीरे डैमेज होने लगेगी। हार्ट, आप दौड़ लगाते हैं, आप बहुत तेज तेज एक्सरसाइज करेंगे, आप बहुत तेज तेज व्यायाम करेंगे, आप दौड़ेंगे भागेंगे, एक सीमा तक तो सही है, किंतु सीमा से अधिक होने में जब जब दौड़ते हैं, जब भागते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा हार्ट क्या करता है, ब्रेन उसको ऑर्डर देता है कि भैया यहाँ पे ज्यादा जरूरत है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ज्यादा ब्लड की जरूरत है, जल्दी जल्दी भेजो, जल्दी जल्दी भेजो। तो हार्ट जल्दी जल्दी चलने लगता है। अब जब बहुत लंबे समय तक हम इस प्रकार के काम करते हैं, तो एक समय आता है जब हार्ट थक जाता है, उसके अंदर सारी मसल्स में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, और फिर बीपी और ये सारी समस्याएं होने लगती है। अब बीपी की समस्या या इस प्रकार की जो भी समस्या, वो भी कहाँ से होती है, यही ब्रेन से, स्ट्रेस से। तो यहाँ हार्ट, यहाँ लंग्स, जब हम दौड़ते हैं भागते हैं तो हमारे ज्यादा सांस भर जाती है, बोलते हैं ना कि सांस भर गई, सांस भर गई मतलब लंग्स ने, फेफड़ों ने इतनी जल्दी 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 ऑक्सीजन भेजना चालू किया। तो ये जो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनकी मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं। अनैच्छिक यानी वो खुद अपनी इच्छा से चलती है, हमारी इच्छा से नहीं, दूसरी वो कभी भी थकती नहीं है। और हमारी जो ऐच्छिक मांसपेशियां ये थकती हैं जब हम ज्यादा व्यायाम कर लेते हैं, जब हम दिन भर काम करते हैं, तो रात को हमें सोना जरूरी है। जब हम आसन करते हैं, तो जब भी हम 3-4 आसन करने के बाद, सूर्य नमस्कार करने के बाद 2 मिनट का शवासन करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये मांसपेशियां थकती हैं। और अगर हम लगातार लगातार करेंगे और लास्ट में जाके हम शवासन करेंगे, वो फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि हमारी मांसपेशियों को वो आराम नहीं मिलता है, तो वो फायदा नहीं मिलता है जो चाहिए। हमने जब सूर्य नमस्कार किसी जमाने में सीखा था, तो सबसे पहले यही बातें बताई थी कि सूर्य नमस्कार करने के बाद 2 मिनट का शवासन आवश्यक है, 3 बार 4 बार, जितनी भी बार सूर्य नमस्कार करें। बीच बीच में ये मैं उसको इसलिए जोड़ दे रही हूँ, क्योंकि हम यही तो सारी बातें हमको जानना है। मैं कोई आपको एनाटॉमी नहीं सिखा रही हूँ, या मैं आपको स्टूडेंट्स नहीं है, कोई विद्यार्थी नहीं है कि मैं आपको वो सब सिखा रही हूँ। अपने को सारी बातें योग से जोड़ना है, इसीलिए मैं बीच बीच में उसका संदर्भ दे रही हूँ। अब क्या हुआ कि ये अनैच्छिक मांसपेशियों ने, जैसे ही हमने भोजन किया, यहाँ की यहाँ की जो इसोफेगस है, उसने धीमे धीमे चलना चालू कर दिया, और वो नीचे भोजन हमारा नीचे पहुंच गया, उसकी गति मुंह से चालू हुआ, नीचे पहुंच गया। स्टमक में, पेट में 3 घंटे तक भोजन रहता है, वहां पर पचता है। वहां पर भी फिर जैसे ही भोजन गया, वैसे ही वो चालू हो गया, उसकी मूवमेंट चालू हो गई, अदरवाइज नहीं होती। और फिर जैसे मैंने उस दिन बताया था, ये मैंने क्या बताया आप लोग सभी जानते हैं, हमारी जो अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है, जो जैविक घड़ी चलती है, वो सूर्य की रोशनी के हिसाब से चलती है। इसीलिए तीनों मौसम में 24 घंटे में अपनी वात पित्त कफ की प्रकृति के अनुसार, अपनी शारीरिक रचना के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, और अपने कामों के अनुसार, कौन क्या काम कर रहा है, उस सब के अनुसार हमारी ये बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार अगर हम चलते हैं तब ठीक रहती है, अदरवाइज हम उससे गड़बड़ हो जाते हैं, और इसीलिए फिर हमारी बीमारियां होती हैं। तो ये बीमारियों के कारण भी यही सारी है कि ये सारा हम जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, जो प्रकृति ने बनाया है, क्योंकि प्रकृति कांट चेंज, वो प्रकृति कभी भी नहीं बदल सकती, हम बदल जाते हैं। हम अपने मन से सारे अपना टाइम टेबल बदल लेते हैं, परंतु सूर्य देवता को तो जब आना तभी आएंगे, जब जाना है तभी जाएंगे। सारे ग्रहों को, सारे जो 27 नक्षत्र और 9 ग्रह हैं, वो अपने समय के अनुसार ही अपना प्रभाव बताते हैं, और उन सब का प्रभाव हमारे इस शरीर के ऊपर पड़ता है। ये साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक है, ये केवल ऐसा नहीं है कि भाई यार ये तो सब ऑर्थोडॉक्स बातें हैं, ये तो सब ढोंग धतूला नहीं है। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो भी पूरा और पूरा 100% वैज्ञानिक है, सिद्ध है, हमने नहीं बनाया। हमारे ऋषि मुनि जो बड़े बड़े अनुसंधान करता थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, वो सब निश्चित करके गए हैं। दूर मत जाइए, जो अभी इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई क्लैश, एयर क्लैश की, उसका भी भविष्यवाणी बताई गई थी, पंचांगों में, पुस्तकों में लिखी हुई है। हमारे गुरुदेव ने श्री रामचंद्र आचार्य जी के अखंड ज्योति के, कौन से समय की अखंड ज्योति है मुझे ऐसा याद नहीं है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इस समय में ये विमान दुर्घटना होने के अवसर आएंगे। तो कहने का मतलब कितने भविष्य वो है। अब उस हर व्यक्ति को, हर विज्ञान को व्यवसाय बना लिया है, उसको प्रोफेशन बना लिया है।
दूर मत जाइए, चिकित्सा को भी प्रोफेशन बना लिया है, व्यवसाय बना लिया है। इसी कारण है कि सारी गलतियां हो रही है और सारा जो विनाश हो रहा है एक तरह से, वो वही कारण कि हर चीज को हमने व्यवसाय बना दिया है। तो वो ना जाके अगर सही तरीके से जाए तो जो सारे हमारी जो बातें हैं वो सब हमारे स्वास्थ्य के लिए ही है, केवल और केवल स्वास्थ्य को लेके सब कुछ नियम बने हैं। पूजा पाठ पद्धति के भी जितने नियम बने सब स्वास्थ्य को लेके हैं, रहन सहन के जितने नियम बने हैं, खान पान के जितने नियम बने हैं, सब कुछ स्वास्थ्य है। क्योंकि प्रकृति का आदेश है कि मैं स्वस्थ भेज रहा हूँ, आप स्वस्थ रहिए और अपने इस मस्तिष्क से अच्छे काम करिए। गायत्री मंत्र में केवल और केवल बुद्धि की, केवल विवेक की ही याचना की जाती है। धन धन दौलत, कपड़ा लत्ता, मकान, जमीन जायदाद, इसकी नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना केवल और केवल विवेक की है, बुद्धि की है। जब विवेक है हमारे पास तो फिर हम सब कुछ पा सकते हैं, कोई कमी नहीं रहेगी। तो अब चले अपन फिजियोलॉजी पे थोड़ा सा। तो जब आपका इसका बताती हूँ, हार्ट का और लंग्स का कैसा संबंध है। हृदय का और लंग्स का बहुत बड़ा संबंध है। हृदय का काम है पंप हाउस है, और लंग्स जो है वो उसको शुद्ध करने का काम करते हैं। तो जब हृदय में वो रहते हैं, 4 भाग होते हैं। पहले बीच में एक, पहले हृदय के 2 भाग होते हैं, राइट और लेफ्ट, और वो राइट और लेफ्ट आपस में बीच में से जुड़े होते हैं 2 पर्दे से और 3 पर्दे से। तो ऊपर वाले पर्दा जो होता है वो ऑरिकल कहलाता है, मतलब लेने वाला, और नीचे पर्दा नहीं, सॉरी, भाग, ऊपर वाला भाग जो है वो लेने वाला है और नीचे वाला भाग वो देने वाला है। अब जब पूरे शरीर से हमारी जो शिराएं हैं, मतलब वेन्स जो हैं, जो नीली दिखाई देती है वो वेन्स है, उसमें अशुद्ध रक्त होता है। और जो लाल दिखाई देती है वो आर्टरीज है, मतलब धमनियां हैं, उसमें शुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध रक्त भेजने का काम हार्ट करता है। और वो शुद्ध रक्त जब जाता है पूरे शरीर में, जो हमारी आर्टरीज है, जो धमनियां हैं, वो मोटे रूप में पहले निकलती हैं हार्ट से, तीन भाग से निकलती हैं। एक भाग ऊपर जाता है, एक राइट साइड जाता है, एक लेफ्ट साइड जाता है, और उसमें शुद्ध रक्त जाता है। और फिर उसके बाद उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं, और सारी शाखाएं होके धीरे 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 इतनी बारीक हो जाती हैं कि वो बाल से भी बारीक शाखाएं हो जाती है, जो हमारे शरीर के आखिरी पोर तक, त्वचा के आखिरी सिरे तक पहुंचती है। अब वो शुद्ध रक्त, अच्छा, उसी से फिर जुड़ी होती है शिराएं। जब ये शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पोषक रक्त ऑक्सीजन दे दिया, पोषक तत्व दे दिए, अब उसने सब कुछ दे दिया, उसके बाद वो अशुद्ध हो जाता है। उसने अपना सब शुद्ध जब दे दिया तो फिर वो अशुद्ध हो जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है, उसमें सारी गंदगी भर जाती है जो हमारे शरीर में हमने इकट्ठी कर रखी है। और वो फिर वेन्स के द्वारा, यानी शिराओं के द्वारा, फिर वो हार्ट की तरफ आता है। तो जो अभी कल एक हमारे आदरणीय भाई साहब का कुछ प्रश्न था कि नीचे से ऊपर मालिश क्यों करते हैं। इसलिए कि जो आर्टरीज हैं वो तो नीचे रक्त पहुंचा रही हैं, उसमें तो वो तो नीचे की तरफ पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण, आकर्षण गुरुत्वाकर्षण करने के कारण वो तो रक्त तो नीचे तो जाता है, परंतु ऊपर नहीं आता। और ऊपर वेन्स के द्वारा आता है, वो स्लो हो जाता है, उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। इसलिए उसको ऊपर की तरफ लाने के लिए हमेशा मालिश जो है वो हार्ट की तरफ करी जाती है, ताकि वो आए। अब इधर वो आया, अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ आता है, वो फिर इधर राइट पोर्शन में आता है, ऑरिकल में, सब तरफ से इकट्ठा हो गए। ऑरिकल में आया, मतलब लेने वाले में जो दाहिना भाग है उसके ऑरिकल में ऊपर वाले भाग में आया। अब वहां से क्या होता है, वहां से फिर 2 नलियां जाती हैं, जो धमनियां रहती हैं, जो लंग्स में जाती है, वहां वो फेफड़ों में जाती है। और फेफड़ों में जाके, फेफड़ों की रचना कैसी है, यहाँ से जब एक श्वास नलिका आई, उसके बाद यहाँ तक वो एक आई, उसके बाद 2 भाग में हो गए, दोनों फेफड़ों में वो चली गई, फिर वहां पे उसकी बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं। और उसके लास्ट में अंगूर के गुच्छों की समान रचना होती है, जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं। वो अंगूर के गुच्छों की समान रचना जो होती है, उसमें वायु भरती है। इधर हमने ऑक्सीजन लिया, इधर हमने सांस ली, तो वो फूल गए। और वो फूलने के साथ में उसके आसपास पूरा जाल बिछा होता है, आर्टरीज और वेन्स का, दोनों का जाल उसके आसपास बिछा होता है। तो वो जो वायु आई, वो ऑक्सीजन यहाँ से वो अशुद्ध रक्त में वो ऑक्सीजन निकल चली गई, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो इस एल्वियोलाई में, इन गुब्बारों में आ गई। ये आदान प्रदान यहाँ हो गया, शुद्ध का इधर और अशुद्ध का इधर।
ये आदान प्रदान होने के बाद में ये जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, तब वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ जो भी और गंदगी वाली नाइट्रोजन और भी कुछ रहता है, वो सारी निकल के बाहर चली जाती है और वहां वो रक्त शुद्ध हो गया। अब ये शुद्ध रक्त फिर जाता है 2 नलियों के द्वारा, कहाँ? हार्ट में, हृदय में। किधर जाएगा? इस तरफ, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के ऊपर वाले भाग में, ऑरिकल में। वहां जाके फिर ये वो पर्दों से नीचे जाता है, वेंट्रिकल में जाता है। वहां से फिर एक मोटी नलिका निकलती है जो पीछे से होके और फिर 3 तरफ चली जाती है और वहां से वो रक्त, शुद्ध रक्त जो है वो पूरे शरीर में फैलता है। इस प्रकार से ये लंग्स और ये हार्ट, ये दोनों मिलके काम करते हैं। वो भेजने का काम, लेने और भेजने का काम हार्ट करता है और वायु के द्वारा ऑक्सीजन, वायु के द्वारा रक्त को शुद्ध करने का काम हमारे फेफड़े करते हैं। तो ये दोनों की सिस्टम चलती है। अब ये बताएं कि शुद्ध, अच्छा दूसरा फिर उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण अंग है किडनी। वो किडनी में क्या है? वो सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन है शरीर का। हमारा जो खाद बनाने का जो यंत्र होते हैं या वो जो होते हैं, वही काम, चनाई का जो काम होता है वो हमारी किडनी में होता है। किडनी जो 2 होती हैं और ये दोनों के अंदर लाखों की संख्या में छन्नियां बनी होती हैं। उस छन्नियों से जो हमारा अशुद्ध रक्त वहां पे गया है वो छनता है और छन के जितनी भी गंदगी होती है वो सारी छन के मूत्र के द्वारा वो बाहर निकल जाती है और वहां से फिर रक्त वापस करके फिर आ जाता है। तो ये जो तीनों अंग हैं, हार्ट, लंग्स और उसके बाद किडनी, ये तीनों मिलके इस पूरे शरीर की जो सारी सिस्टम है उसको चलाते रहती है। उसके बीच में सहयोग कौन करता है? ये सारा काम देने का सहयोग कौन करता है? स्टमक, इंटेस्टाइन्स, आंतड़ियां और पेट मिलके ये काम करते हैं कि भोजन को पचाते हैं, उसमें से पोषक तत्व को ले लेते हैं, पोषक तत्व को सोख लेती हैं आंतड़ियां और आंतड़ियां सोख के उनको रक्त में मिला देती है और वहां से वो सारे शरीर में पहुंच जाता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको कहते हैं कि आंत की बीमारी है, ये आंतड़ियों की बीमारी है, या ये चेस्ट की बीमारी है, या ये ब्रेन की बीमारी है। आंतड़ियों की बीमारी है मतलब वो इन्फेक्शन जो है वो आंतड़ियों में पहुंच गया है। तो जब भी शरीर में कोई भी बीमारी आती है तब जो शरीर के ये जो सारे वाइटल ऑर्गन है ये क्या काम करते हैं? ये सब मिलके उस गंदगी को बाहर फेंकने का काम करते हैं। तब कहा जाता है कि टाइफाइड रोग हुआ, इंटेस्टाइन्स का जॉन्डिस हुआ, पीलिया हुआ, इन रोगों में भोजन नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो जो अंग है, जो लिवर है, जो आंतड़ियां हैं, वो क्या काम कर रही है? अभी गंदगी आ गई, उनके पास इन्फेक्शन आ गया, उसको बाहर फेंकने का काम कर रही है, दूसरे काम में लगी हुई है। वो पचाने का काम वो नहीं करेंगी। अगर आप उस समय उनको और एक्स्ट्रा काम दे देंगे तो वो बेचारी और बीमार हो जाएंगी और आपके रोग को ठीक नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें भोजन को, जिसमें उपवास कराया जाता है। आयुर्वेद में तो प्रथा ही है और नेचुरोपैथी में भी मालूम है आप लोगों को सबको। हमारे महाराज जी भी वहां पर भी योग ग्राम में क्या किया जाता है? सबसे पहले एनिमा, मतलब सबसे पहले पेट की शुद्धि, यानी जो मल भरा हुआ होता है, जो गंदगी भरी हुई होती है, उसको सबसे पहले शरीर से निकालना आवश्यक है। तभी हमारे ये सारे वाइटल ऑर्गन सही तरीके से काम कर सकते हैं। और इन सब काम करने के लिए भी ऑर्डर कौन देता है? ये ब्रेन ही देता है। जब कभी कोई दुख हो जाता है या जब कभी बुखार आ जाता है या जब कभी पेट खराब हो जाता है तो क्या होता है? भूख नहीं लगती है ना, भूख ही नहीं लगती। उसके बाद भी हम जबरदस्ती कहते हैं नहीं नहीं बेटा खा लो खा लो खा लो। क्यों नहीं भूख लगती? ब्रेन कह रहा है कि अभी पेट को पचाने का काम नहीं है, अभी किडनी को साफ करने का काम, अभी अभी वो सफाई का काम कर रही है, पेट अभी पचा नहीं सकता, अभी सारे दोनों सारे अंग मिलके इसका काम करे। इसलिए ब्रेन क्या कहता है कि भूख नहीं लगना, ब्रेन से ऑर्डर होता है कि भूख ना लगे, हम ना खाएं। तो इस प्रकार से ये सारी सिस्टम्स जो हैं वो सारे काम करती रहती हैं। और जब हम इन सिस्टम के अनुसार अपना अनुशासन नहीं पालते हैं, हम जैविक घड़ी के अनुसार अपनी दिनचर्या नहीं रखते हैं, हम बिना भूख लगे खाना खाएंगे, हम रात में 12-12 बजे तक भोजन करेंगे, हम सोएंगे, हम गलत काम करेंगे, तो इसीलिए फिर हम बीमार होंगे। और फिर बीमारियों का कारण यही है कि हमारी लाइफ स्टाइल, आप लोग सब जान रहे हो, इस समय में सब समझते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं वो लाइफ स्टाइल की गड़बड़ियों के कारण ही है। क्या करें? जैसा समय आ गया है, जैसे समाज में सारी कार्य आ गए हैं, वैसे करना भी पड़ता है।
प्रश्न ये भी हो जाता है, बच्चे क्या करें, एमएनसी में काम कर रहे हैं, रात रात भर उनको काम करना पड़ता है, सुबह वो 12-12 बजे तक सोते हैं। जो कोई ऐसी नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत से लोग की ड्यूटी ऐसी है कि जो जिनको जो नहीं, वो जो बिजनेसमैन है जो रात में 10-10 बजे अपनी दुकानें बंद करके घर में आते हैं, उसके बाद उनके घर में खाना बनता है, फिर वो रात के 11 बजे 12 बजे खाना खाते हैं और उसके बाद में सो जाते हैं। और फिर आते हैं कि भैया हमारे गैस बन रही है, हमको एसिडिटी हो गई है, हमको पाइल्स हो गया है। पाइल्स जो है वो सबसे बड़ी बीमारी, और पाइल्स तुरंत नहीं होता, बरसों के बाद में पाइल्स होता है। सबसे पहले कब्ज होती है, कब्ज ही सारे बीमारियों का कारण है। कब्ज होगी तो 25 प्रकार के रोग होंगे, और वो रोग फिर एक दूसरे को सब सहायता करते रहते हैं। एक हुआ, एक अंग बीमार हुआ, दूसरा कहेगा चल मैं तेरी सहायता करता हूँ, तो फिर वो बीमार हो जाता है अधिक काम करने से। अब आ गए साथ में मेडिसिन के बारे में, जैसे बताएं कि जो नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये जो पद्धतियां हमारी एलोपैथी के अलावा जितनी पद्धतियां हैं चिकित्सा की, वो कैसे ट्रीटमेंट करती हैं, टोटालिटी से। वो पूरे शरीर को एक यूनिट मानकर ट्रीटमेंट करती है। एलोपैथी में क्या होता है, एक अंग को स्पेशल, एक अंग का ट्रीटमेंट होता है। स्टमक स्पेशलिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, सब स्पेशलिस्ट अलग अलग हो गए हैं। पैथी की किसी डॉक्टर की बिल्कुल भी गड़बड़ी, मतलब बीमारी, बुराई नहीं है, कोई भी चिकित्सक की बुराई नहीं है। यहाँ पैथी की अपनी जो सिस्टम है, जो सिद्धांत है, उसी में गड़बड़ी है, और उसके कारण रोग हो रहे हैं। सारे रोग एक से एक जो बढ़ते जा रहे हैं, वो केवल और केवल ये जो एलोपैथिक सिस्टम है उसके कारण, जो मेडिसिन है वो जब शरीर में जाती हैं तो वो क्या करती हैं, टेम्पररी। कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन से कोई भी रोग जिंदगी भर ठीक नहीं हुआ, होता ही नहीं है, नियम है, होगा ही नहीं। क्या होगा, रोग दब जाएगा। अब मैं एक बहुत छोटी सी रोजमर्रा की बातें बताती हूँ आपको। क्या करते हैं हम, कोई भी सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, एसिडिटी हुई, फटाक से एंटासिड ले लिया, फटाक से हमने कोई भी गैस की दवाई ले ली, फटाक से हमने सिर दर्द के लिए कोई भी पेन किलर ले लिया, या कहीं भी दर्द हुआ तो हमने पेन किलर ले लिया। जरा सा बुखार आया नहीं, 1 दिन हुआ नहीं, 2 दिन हुआ नहीं, कि एंटीबायोटिक्स ले ली 5 दिन की, 7 दिन की। क्यों भाई 5 दिन की, क्यों 5 दिन की? आपको अगर बुखार आया है और अगर आपने एंटीबायोटिक ली है तो 1 ही दिन में ठीक हो जाना था ना, या 2 दिन में ठीक हो जाना था। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ठीक नहीं होता है। वो 5 दिन का उसका समय है, वो 5 दिन बुखार रहेगा, इसलिए 5 दिन की एंटीबायोटिक दी जाती है। वो 7 दिन रहेगा, इसलिए 7 दिन की एंटीबायोटिक दी जाती है। डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी, डॉक्टर वैसे देख लेता है कि इसको 5 दिन की जरूरत है कि 7 दिन की। अब एंटीबायोटिक क्या करती है, वो जाके पेन किलर क्या करता है, वो जाके तुरंत आपकी नस नाड़ियों को डैमेज, पैरालाइज कर देता है। अभी जैसे बताया कि ब्रेन से ही सब कुछ काम होता है, तो जो ब्रेन से जो नस नाड़ियां जा रही हैं, जो नर्व जा रही हैं, उनको पैरालाइज कर देता है। तो हमें सेंसेशन नहीं होता, बीमारी ठीक नहीं होती, हमको उस बीमारी का आभास नहीं होता। अब जब आभास नहीं होता तो हमें क्या लगता है कि हम तो ठीक हो गए। पता चलता है, आप सब जानते हैं इस बात को, कि थोड़े दिनों के बाद या थोड़ी देर के बाद या कुछ हफ्ते के बाद या महीनों के बाद पुनः वो बीमारी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें उसका आभास नहीं हुआ था बीमारी का, बीमारी शरीर से निकल के बाहर नहीं हुई। तो क्या है, अब ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, हमारे शरीर में रक्त में 2 प्रकार के कण होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, सफेद रक्त कण और लाल रक्त कण। लाल रक्त कण सारे ऑक्सीजन ले जाने लाने का काम करते हैं, पोषक तत्व ले जाने का काम करते हैं, वो प्रोटीन है। और सफेद रक्त कण हमारे शरीर के चौकीदार हैं। 5 प्रकार के सफेद रक्त कण होते हैं, वैसे तो ज्यादा भी होते हैं पर मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जो हमारे शरीर की रक्षात्मक प्रणाली का काम करते हैं, चौकीदार है, गार्ड्स हैं। वो अलग अलग उनको भी ड्यूटी दी हुई है। आपको इन्फेक्शन को रोकना है, आपको ब्लड को प्योर करना है, आपको ये काम करना है, आपको जब कफ कोल्ड हो जाए तब आपको काम करना है, जब आपका पेट गड़बड़ हो जाए तब आपको ये काम कर, तब आप इनको काम करना है। ऐसे वो 5 प्रकार के जो चौकीदार हैं, जो गार्ड्स हैं, उनको अलग अलग ड्यूटी दी गई है, और वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। इसलिए जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो किसी एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ रहता है, कभी इस्नोफिल हुआ, कभी वो बढ़ा, कभी दूसरा रक्तकण बढ़ा, कभी वो बढ़ा, इसलिए क्योंकि उस सिस्टम का रोग हुआ है।
तो वो बड़ा इसलिए क्योंकि वो रक्षा कर रहा है, वो ला रहा है जल्दी पुलिस फोर्स जल्दी आइए, ज्यादा आइए, क्योंकि यहाँ ज्यादा पुलिस फोर्स की जरूरत है, तो वो रक्षा का काम करता है। अब क्या हुआ, हमने एंटीबायोटिक ली या हमने एलोपैथिक मेडिसिन ली, उन्होंने उस इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया, जो शत्रु आए हैं हमारे शरीर के अंदर, जो वायरस आया है, जो बैक्टीरिया आए हैं, उनको तो मारा, साथ में इन चौकीदारों को भी मार दिया। अब जब चौकीदार भी मर गए, इन्फेक्शन तो मर गया, परंतु चौकीदार भी मर गए, तो क्या हुआ, हमारे अंदर पहले ही असुरक्षा हो गई, हम वैसे ही कमजोर हो गए। जितनी एंटीबायोटिक आप खाएंगे उतना ज्यादा आपकी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगी, बिकॉज इम्यून सिस्टम हमारी नेचुरल होती है, वो प्राकृतिक होती है। हमारे शरीर के अंदर एक डॉक्टर हमेशा बैठा हुआ है, भगवान ने दिया है साथ में, जन्म के साथ। वो चिकित्सक अपना काम करता रहता है अंदर से, और जब जब शरीर में गंदगी आई तब तक वो बाहर फेंकने का काम करता है, गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। 24 घंटे में आप अपनी सफाई करते हैं, 3 महीने में आप अपनी सफाई करते हैं, 6 महीने में जब मौसम बदलती है तब आपको बीमारियां होती हैं, जब ऋतु परिवर्तन होता है तो वात पित्त कफ के हिसाब से अपनी अपनी तब तब बीमारियां होती हैं। इसी कारण, क्योंकि वो जो सारा जो गंदगी हमारे शरीर में एकत्र हो चुकी है और होती है, वो नेचुरल भी है। भाई कोई भी मशीन है, गंदगी तो होती है, आपकी मोटर में भी आपको सर्विसिंग करने की जरूरत होती है, कार में भी, आपकी स्कूटर में भी, आपके घर की मशीनों में भी। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी जो रोज की क्रियाएं चलती है उसमें गंदगी तो आती है, पर उस गंदगी को साफ करना हमारा कर्तव्य, और हमारा कर्तव्य नहीं, हमारे अंदर वाला जो चिकित्सक बैठा है उसका कर्तव्य है। तो वो गंदगी को साफ करने का काम करता है। अब जब वो गंदगी का साफ करने का काम करता है, हम उसको कहते हैं नहीं चाहिए हमको सफाई, जाओ अंदर वाले। चमड़ी पे कुछ भी रोग हुआ, ऊपर से हमने क्रीम लगा ली, ऊपर से हमने मेडिसिन ले ली, और साथ में बहुत सारी दवाइयां खा ली, ठीक हो गया। कितने दिन ठीक रहा, 1 दिन, 2 दिन, 10, 4 दिन, 6 महीना, साल भर, फिर आ गया। क्यों? क्योंकि जो गंदगी बाहर निकाल रहा था रक्त, जो स्किन के माध्यम से जो गंदगी बाहर निकाल रहा था, उस गंदगी को बाहर निकालने की बजाय हमने पुनः अंदर डाल दिया, और वो अंदर फिर ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो गंदगी पहले तो थी, उसको हमने और डाल दिया, और जो और गंदगी आई वो और इकट्ठी हो गई, तब वो और भयंकर रूप में आ गया। ये सिस्टम हर बीमारी का है, हर दर्दों का है, हर रोगों का है, हर बीमारी का यही सिस्टम है कि हमारा जो चिकित्सक, जो हमारी हम साफ करते हैं, वो नहीं होता, इसलिए हम बीमारियां होती हैं। तो ये हो गया आपका एक मोटे मोटे रूप में, मैंने आपको शरीर की थोड़ी रचना और थोड़ी क्रिया प्रणाली बता दी है। मैंने क्या बताई, बहुत से लोग, हमारे भाई लोग बहुत जानते होंगे, बहुत से चिकित्सक भी हमारे ग्रुप में, और बहुत से कुछ विद्वान भी हैं, बहुत सारी बातें जानते होंगे, किंतु फिर भी थोड़ा सा बेसिक ये दे देना। और आज बहुत अच्छा हुआ मुझे मुकेश भैया की बात सुन के, कि वो 1 महीने तक या हर इतवार को या लगातार वो आएंगे, और मैं आपसे आग्रह करूंगी, संचालिका और संचालक महोदय से, कि ये सिस्टम जरूर रखिए, कुछ दिन रखिए, महीना 2 महीना रखिए, ताकि आप लोग उस सबको सही सिस्टम समझ जाएं, तो आप अपन रोगी नहीं होंगे। अगर हम योग करने के बाद भी रोगी हैं तो फिर क्या फायदा हुआ। योग ही एक ऐसी क्रिया है जो मानसिक, जो मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल लेवल पर जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, मानसिक रूप से जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। रोगों का कारण जो आज मेरा विषय था वो भी बहुत लंबा है, वो अलग एक दिन ले लेंगे, कि कैसे, क्यों। अब ये तो सारी सिस्टम, इस मशीन की सारी रचना और क्रिया तो मोटे रूप में जानना जरूरी था। उसके बाद मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यदि किसी की कोई शंकाएं हो, कोई प्रश्न हो सकता है या ना हो, तो जो भी आप कहें वैसे। बहन जी, जी जी, ओम बहन जी, ओम ओम। मेरा एक प्रश्न है कि हम जो आसनाज प्रारंभ करते हैं वो ज्यादातर दाहिनी तरफ से करते हैं, तो ऐसा हम जी, क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि दाहिनी तरफ का जो हमारा दाहिना पोर्शन है, दाहिना भाग है, वो बाएं बाएं ब्रेन से कंट्रोल होता है, और बायां जो है वो दाहिने से और ये ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि जो रक्त संचालन है, जो रक्त संचार और जो हमारा लंग्स और जो हार्ट की जो रचना है, वो इस प्रकार की है कि दाहिने साइड में ज्यादा मजबूती होती है, और लेफ्ट साइड थोड़ा उससे कमतर कमजोर होता है। आपने कई
लोगों के बारे में सुना होगा, देखा होगा, लेफ्ट हैंडर्स होते हैं बहुत से, जो लेफ्ट साइड से ही काम करते हैं, उनका लेफ्ट हिस्सा ज्यादा मजबूत होता है, और ये सब कुछ डिपेंड करता है ब्रेन पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आप कौन और मुकेश जी? जी मुकेश जी अपना पर्चा देने का कष्ट करें, आदरणीय भरद्वाज जी का निर्देश है। अपनी वीडियो ऑन जी जी करके जी जी अपना जी वीडियो ऑन आदरणीय, मैं करके मुकेश कुमार, योग शिक्षक, जनपद बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। जी। आप भी इस प्रश्न का जवाब, इसका कुछ बताइएगा इस बारे में कि क्यों दाहिना भाग दाहिने नहीं से। नहीं, मैं इसके बारे में ज्यादातर कह रहे, मैं आपसे सुनना चाह रहा था, क्योंकि मुझे भी ज्यादा पता नहीं था, लेकिन कराते हम दाहिनी तरफ से ही हैं। जी बहुत अच्छा अच्छा, यही रहा होगा, बिल्कुल सही दिया आपने। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जी 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 जी। हम लोग जी उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और इंडिया में सभी लोग राइट हैंडेड हैं, क्योंकि इधर उत्तरी गोलार्ध में दाहिने मुड़ने में काफी आसानी होती है, इसलिए सब काम हम लोग दाहिने से ही शुरू करते इसलिए दाहिने से करते हैं सब काम, क्योंकि दाहिना भाग ज्यादा मजबूत होता है हैं। कंपैरेटिवली। जी, मेरे गोलार्ध में लोग जितने लोग हैं सब लोग दाहिनी हाथ से ज्यादा काम करते हैं। वैसे तो एक्सेप्शन है ही है, बाएं से भी लोग करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी हर काम दाहिने हाथ से करने के लिए कहा गया ना, हर काम, भोजन दाहिने हाथ से कर। और देखिए, जो सफाई के काम है वो लेफ्ट हाथ से किया जाता है, हमारे शरीर की जो भी सफाई वाला काम है वो बाएं से किया जाता है, और दाहिने से सारे पवित्र काम, सारे शुद्ध काम दाहिने से किए जाते हैं। और तो और जब विवाह के समय में जब दाएं आइए और बाएं आइए, जो दूल्हा दुल्हन की, जो पति पत्नी की जो एक धर्म के हिसाब से बात है कि तब आप ऐसा ऐसा करिए तब मैं आपके दाएं आऊंगी, और नहीं तो तब मैं आपके बाएं रहूंगी। ये सारी बड़ा भारी विज्ञान है इस सब में। एक एक बात में हमारे यहाँ तो, हमारा सनातन या हमारे जो धर्म, हमारे जो शास्त्र है उसमें इतना विज्ञान है कि जिसकी हम एक जन्म में क्या कई जन्मों में हम उसकी पूरी जानकारी नहीं ले सकेंगे, ऐसा है। जी, बहुत बहुत साधुवाद। और आज बहुत ही ऐसे रहस्य, गूढ़ रहस्य जो हम सबको पता नहीं थे कि बच्चे का जन्म में बच्चा 9 महीने तक क्या करता है, कैसे उसकी एक्टिविटी रहती है, कैसा उसका पोषण होता है, और विभिन्न जो है शारीरिक जो संरचना है उसके बारे में आपने जो है विशेष हम सबको मार्गदर्शन दिया है। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पवन कुमार जी से कि आज के योग क्लास और द्वितीय सत्र में आदरणीय डॉक्टर भरद्वाज जी के मार्गदर्शन पर अपना कमेंट करें, फिर रंजना जी आभार करेंगे। जी आदरणीय पवन कुमार जी। नमस्कार, धन्यवाद। आज की का कुसुम जी को अभिनंदन, मुकेश जी का बहुत अभिनंदन, और उनका जो प्रस्ताव था कि हम लगातार कुछ दिनों तक अगर करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इस प्रस्ताव को मैं भी सोचता हूँ कि इस तरह से हमें लिया जाना चाहिए कि योगाहार का एक अनुभव के बाद और योगाहार में आने वाले विभिन्न योग के जितने भी हमारे योग शिक्षक, योग गुरु रहे हैं, और हमारे अंदर से निकले जितने भी योग गुरु, उन सबसे आह्वान है कि हम योगाहार का अगर हमें प्रोटोकॉल बनाना हो योग करने का, तो वो क्या होगा, इसके बारे में हम एक दिन चर्चा करें कि हम किन चीजों को अवश्य करेंगे। 3 बार क्षेत्रों में इसको बांटा जा सकता है कि कुछ चीजें हम करेंगे मस्ट, इसमें हो सकता है कि कुछ मतलब कुछ तो हम शायद कर सकते हैं, और इस तरह से ये 3 तरह से चीजें आती हैं कि कौन सी अनिवार्य चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं कि संभवतः की जा सकती है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक योग का प्रोटोकॉल अगर हमारा बनता है चर्चा के बाद, जरूरी नहीं कि उसका हम तुरंत लागू भी कर दें, क्योंकि इतनी सारी विभिन्नताएं, आज मुकेश जी ने एक नई चीज बताई कि योग के हमारे कितने 28 कुछ चीज बता रहे थे, उतने विधान है। उसकी किताब भी उसके बारे में बताया, मुझे तो नहीं मिली किताब, तो नहीं मिली, तो जिज्ञासा है कि अगर वो किताब है किसी के पास आई है तो उसको योगाहार ग्रुप में भी शेयर कर लें। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए और क्या चीजें अवश्य करनी चाहिए,
इस पर एक प्रस्ताव है, इसके बारे में सोच सकते हैं, इसके बारे में आने वाले दिनों पर हम चर्चा भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी योग कक्षा के ऊपर, और योग हम किस प्रकार से करेंगे और योग करते समय क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। कुछ चीज़ें और भी हैं कि जैसे अब स्वास्थ्य के ऊपर आज कुसुम जी ने बताया है, तो हमने कुसुम जी ने जो अभी तक के प्रयास किया है कि स्वास्थ्य को एक समग्र रूप से समझने के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो विभिन्न विधाएं हैं उनके बारे में, उनको संकलित करने के लिए, उनकी जो कहानियां हैं उसको संकलित करने के लिए जो वो कार्य अभी तक के हुआ है, जिस पर चर्चा भी हुई है हमारी, तो और उसमें से कई सारे मुख्य वक्ता आए भी हैं, उन्होंने चर्चा भी की है। तो उस विषय को भी अब हम, जब कल हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक पूरा जो पूरे विश्व का एक जो नारा था, वो था योगा फॉर वन हेल्थ एंड वन अर्थ। पूरे दुनिया का स्वास्थ्य और हमारा अपना स्वास्थ्य भी योग के लिए है, योग पर आधारित है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों पर उस पर भी हम चर्चा करें, और कई सारी चीजें जो हमारे साथ स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है और उसके उस संदर्भ में जो जुड़ी हुई है, उस पर भी हम आने वाले दिनों पर चर्चा करेंगे, ऐसे मेरा निवेदन है। तो ये योग और स्वास्थ्य की जो एक आपस में जो एक दूसरे का एक दूसरे की का जो विषय है, इस चीज को हम और समग्र रूप से आगे शायद अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अपने जीवन में उतार भी पाएंगे। मेरा ये मानना है कि ये भी मानना है कि योग की हमारी जो कक्षा है उसका समय 1.25 घंटा, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कम है और हर चीज आराम से नहीं हो पाती है। कुछ चीजें हम केवल टच एंड गो के उसमें चले जाते हैं। मैं इसका उदाहरण ये देता हूँ कि जब हम सूर्य नमस्कार को रुक रुक के करते हैं, एक एक ही पोज में हम 10 बार रुकते हैं, 20 बार रुकते हैं, तो उससे ज्यादा लाभ मिलता है बनस्पत कि हम लगातार एक ही बार में 10 बार योग सूर्य नमस्कार को लगातार कर लें। तो ऐसा करते हुए भी हमारा जो प्रोटोकॉल बने, तो इस चीजों पर भी हम लोग ध्यान दें कि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है। हमारा उद्देश्य अगर स्वास्थ्य को ठीक करना है और सब चीज को अनुभव करना है, तो योग से हम अपने अनुभव को कैसे अपने जीवन में महसूस कर पाए, इस चीज पर मुझे लगता है कि मेरा एक और सुझाव है कि ऐसा जब हम चर्चा करें तो इस चीज को भी ध्यान दें कि हम चाहे कम आसन करें, तो और लेकिन सब चीज को अनुभव करते हुए, फील करते हुए ऐसा करेंगे तो अच्छा है। और हो सकता है इस काम को करने के लिए यदि एक सप्ताह में एक दिन या कोई एक दिन जब भी ऐसा रहे, तो पूरा सत्र 2.5 घंटे का, 3 घंटे का केवल योग के ऊपर ही रहे और पूरी तन्मयता के साथ योग को किया जाए। और उसमें जरूरी नहीं कि तब भी सारे आसन किए जाएं, लेकिन जितने भी आसन किए जाएं उनका सबका अनुभव लेते हुए, उसको फील करते हुए उसको जरूर किया जाए, क्योंकि टच एंड गो वाली स्थिति में टच एंड गो ही रहता है, उसका प्रभाव जो है लंबे समय तक नहीं रहता है उसको, क्योंकि हम और इसमें हमारे अभी जब कुछ दिन पहले मनोहर ने बहुत बताया कि हम वो आसन हमारा नहीं हो रहा है उसको करते समय, पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम 4 का फायदा हो जाता है, 4 बेंडिंग में करने में फायदा होगा। और मुझे लगा कि जब मैंने उसको अनुभव किया कि मेरा पहली बार में 2 इंच हो गया। लेकिन जब हम योग करते हैं और हम आसन को टच एंड गो की स्थिति में चले जाते हैं, तो फिर हम रुक नहीं पाते हैं और फिर उसका लाभ शायद नहीं मिल पाता। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा अभी कुछ दिन पहले की जो स्थिति थी। तो अब आज की मेरी मुझे आज बुलाया और इसको मैंने अपने विचार आज दिए हैं। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों पर इन पर हम चर्चा करेंगे और अपनी योग कक्षा को और ज़्यादा अपनी डीपन कर पाएंगे, अपनी अनुभव को और ज़्यादा डीपन, और उसका ज़्यादा लाभ हमें अपने जीवन में मिल पाएगा। मैं इतना कह के आज के मुख्य वक्ता का भी और मुख्य योग शिक्षक का भी आज अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं देते हुए
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। ये बहुत आवश्यक